नमस्कार दोस्तों। कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के बारे में जस्टिस कृष्णा अय्यर कहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू फ्रीडम ऑफ जस्टिस के जैसे दो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बीच में कंटेम्प्ट लॉ एक समझौता है। वो कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मालाफाइड इंटरफेयर में ही शुरू किया जाना चाहिए। बोनाफाइड स्टेटमेंट और व्यक्तित्वों पर की गई छोटी मोटी टिप्पणियों को हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ताज़ा तरीन मामला प्रशांत भूषण का ट्विटर का विवाद का है, और इसके साथ मैं बात करूंगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, इसके क्या एक्ट हैं, और फॉरेन जजेस का इसमें क्या मानना है, और इसके अलावा इसका ओरिजिन क्या है, और अगर उनको पनिशमेंट दी जाती है तो क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, और उनके पास इसके बाद क्या क्या विकल्प बचेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक्टिविस्ट एंड लॉयर प्रशांत भूषण के दो ट्वीट के बारे में जो उन्होंने 27 और 29 जून को किया था। एक ट्वीट में उन्होंने पिछले 6 सालों में सीजेआईज की भूमिका के बारे में टिप्पणी की थी, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने एक वायरल फोटोग्राफ पर टिप्पणी की थी जो 50 लाख की मोटर बाइक पर बैठे चीफ जस्टिस का था। दोस्तों, हाल ही में 22 जुलाई को कोर्ट ने सुओ मोटो से उनके इन दो ट्वीट को संज्ञान में लिया और दोषी करार देते हुए 20 अगस्त को इनकी पनिशमेंट की सुनवाई का दिन मुकर्रर कर दिया है। दोस्तों, प्रशांत भूषण जी के मामले को समझने के पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ओरिजिन को भी समझ लेना चाहिए। जाने माने जूरिस्ट जॉन फॉक्स इसे पीस ऑफ किंग कहते हैं। पीस ऑफ किंग वो इसलिए कहते हैं, पहले किंग ही यानी कि क्राउन ही फाउंटेन ऑफ जस्टिस हुआ करता था। उसके ऑर्डर्स का वायलेशन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वो औपनिवेशिक युग चला करता था उस दौरान। आगे चल के क्राउन ने अपने इस पावर को, अपने जस्टिस की पावर को पैनल ऑफ जजेस को ट्रांसफर कर दी। अब पैनल ऑफ जजेस के ऑर्डर का वायलेशन किंग के ऑर्डर का वायलेशन कंसीडर किया जाने लगा था। दोस्तों, आगे चलकर डिसोबियंस, कमेंट और एक्ट जो जजेस को डिसरिप्यूट करते हो उन्हें पनिशेबल बना दिया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ओरिजिन का सोर्स क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ओरिजिन का स्तर क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ओरिजिन का सोर्स क्राउन हुआ करता था, वो औपनिवेशिक युग की बात। दोस्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने ओरिजिन के दौर में ही, अपने शुरुआती काल में ही कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच में सामंजस्य बनाते हुए आया है। वो सामंजस्य इस तरह से बनाता है कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रिंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दायी ठहराया गया था, और एंड्रू जैक्सन जो अमेरिका के 7वें एक्स प्रेसिडेंट थे, जब वो मेजर जनरल हुआ करते थे तो उन पर भी $1000 की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट इंपोज की गई थी। दोस्तों, हम देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने शुरुआती दौर में ही रूल ऑफ लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लेकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, जब इसका डेवलपमेंट चल रहा था तो भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। भारत एक औपनिवेशिक स्टेट था। भारत में 1926 में पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट जैसे मध्य भारत, हैदराबाद और मैसूर में भी इनके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट हुआ करते थे। आगे चलकर 1952 में इनको रिप्लेस कर दिया गया था। दोस्तों, आज़ादी के बाद जैसे हम ब्रिटेन से बहुत सारे लॉज को ले रहे थे, उसमें हम इस प्रथा में भी आगे बढ़े। हमने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल बनाया 1968 में, फिर उससे आगे चलकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कहा गया। ये बहुत ही छोटा एक्ट है, इसमें केवल 24 धाराएं हैं। इसके सेक्शन 2 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दो टाइप बताए गए, दो प्रकार बताए गए, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों, प्रशांत भूषण जी का मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जानने से पहले सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? विलफुल डिसोबियंस, विलफुल डिसोबियंस अगेंस्ट जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर एंड अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट्स। दोस्तों, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या आएगा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा कोई एक्ट या कोई पब्लिकेशन जो कोर्ट को स्कैंडलाइज करता हो, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करता हो, जो उसे प्रेजुडियूस करता हो या न्याय प्रशासन को ऑब्स्ट्रक्ट करता हो। दोस्तों, मैंने बात की शुरुआत में ही कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बीच में समझौता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक न्याय का अधिकार है। अब यहाँ पे अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं करते हैं तो ये हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का फाउंडेशन है, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का आधार है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हमें आर्टिकल 19 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी गई है तो हम कहीं पे भी, कुछ भी, कैसे भी, कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए आज़ाद हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये गलतफहमी है। हमें जो कुछ भी बोलना है, हमें संविधान के दायरे में बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्ट्रिक्शंस में बोलना है। आर्टिकल 19(2) हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ पाबंदियां लगाता है। हम देश की सॉवरेंटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते,
हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हम किसी की मानहानि करते हो। साथ में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है जो बात जाननी, वो ये है कि हम ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आती हो, जिससे हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके छन कर ही जाना चाहिए। दोस्तों 22 जुलाई को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सुओ मोटो से प्रशांत भूषण जी के 2 ट्वीट का संज्ञान लिया और उन्हें एक नोटिस दी, जिसमें उन्होंने कहा प्राइमा फेसी आपके जो ट्विटर 2 स्टेटमेंट हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और सीजेआई को डिसरिप्यूट करते हैं और एपेक्स कोर्ट और सीजेआई की डिग्निटी को एक जन समूह के बीच में स्कैंडलाइज करते हैं। दोस्तों इस मामले में जहां जन समूह के बीच में स्कैंडलाइजेशन की बात की गई है, तो जन समूह के बारे में मैं आपको बता दूं कि 131 प्रोमिनेंट सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट से आवेदन किया था कि आप इस मामले को विड्रॉ कर लें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मदन बी लोकुर भी शामिल थे। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता देनी चाहिए कि जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी जन भावनाओं पर नहीं चलती, वो हमेशा न्याय की तरफ झुकी हुई होती है। न्याय को देखना है, जन भावनाओं को नहीं। दोस्तों इसी दौरान प्रशांत भूषण, एन राम और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर अरुण शौरी ने स्कैंडलाइजेशन की संवैधानिकता को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट प्ली दाखिल की, जिससे पहले तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच में जाना था, जो बाद में किसी वजह से अनलिस्टेड हो गया। बाद में इन लोगों ने आगे चलकर उसे वापस ले लिया। दोस्तों यहाँ पर यह भी बता दूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर सभी कोर्ट्स को नहीं दी गई है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट को यह पावर दी गई है, और अगर अदर कोर्ट्स का कोई कंटेम्प्ट का मामला है तो वो हाई कोर्ट पर जाता है। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को उनके ट्वीट के लिए उन्हें लाइबल ठहरा दिया है। तो यहाँ पे यह जान लेना ज़रूरी है कि आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए इंक्वायरी करने की और पनिशमेंट देने की एक्सक्लूसिव पावर है। दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले की प्रोसीडिंग में अगर आप ध्यान देंगे तो नेचुरल जस्टिस के गोल्डन रूल का वायलेशन हुआ सा दिखता है। वो ऐसे कि वही कोर्ट सुओ मोटो से संज्ञान ले लेगी, पनिशमेंट पे वही सुनवाई करेगी, उसे इंक्वायरी करने की बृहद वैवेकिक शक्ति है, डिस्क्रिएशनरी पावर है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आराम से इम्पोज की जा सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बजाय प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट से इसकी प्रोसीडिंग्स ही शुरू होती है और इस पे इसका कंट्रोल नहीं है। ये इसकी एक बड़ी खामी के बारे में जान लेते हैं। ये दावा करते हैं कि अब तक करीब 500 जनहित याचिकाओं में ये पैरवी कर चुके हैं। 2G स्पेक्ट्रम मामला, दून अवैध खनन का मामला और लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए आवाज़ उठाने का मामला, RTI का मामला, इस तरह की तमाम जनहित याचिकाओं में ये पैरवी कर चुके हैं। दोस्तों जब प्रशांत भूषण जी के ऊपर ये कार्रवाई शुरू की जा रही थी तभी कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में भी आवाज़ उठाई, जिसमें उन्होंने कहा ये तो महामारी का दौर है, मजदूर फंसे हुए हैं इधर उधर, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। कुछ बंदी कारागार में हैं, इनके अधिकारों के बारे में बात की जानी चाहिए। यह मामला इतना ज़रूरी तो नहीं है। दोस्तों प्रशांत भूषण की तरफ से उनके काउंसिल दुष्यंत दवे ने उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी। जैसे उन्होंने कहा फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जस्टिस क्राइम नहीं है। उन्होंने स्पाई कैचर के केस का उदाहरण दिया। स्पाई कैचर के केस में निर्णय के बाद उसमें जो जज हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो जज शामिल थे उनको गार्जियन न्यूज़पेपर में उनकी अप्स एंड डाउन साइड की एक उल्टी फोटो पेपर में दी गई और साथ में लिखा गया यू फूल्स। जज ने उसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्रोसीड करने से मना कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि ये उनकी नज़र में हम बेवकूफ़ हो सकते हैं लेकिन हम अपने बारे में ऐसा कुछ सोचते नहीं है। यहाँ पे कोर्ट थोड़ी सी उदारता बरतती है, थोड़ी कोर्ट लिबरल दिखती है। फॉरेन जजेस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में काफ़ी उदारता बरतने की बात करते हैं, स्पेशली लॉर्ड एटकिन, लॉर्ड डेनिंग इसके बारे में काफ़ी कुछ कहते हैं। लॉर्ड डेनिंग तो यहाँ तक कह देते हैं कि लेट मी से एट वंस दैट वी विल नेवर यूज दिस जुरिडिक्शन टू अपहोल्ड आवर ओन डिग्निटी। वो अपने ओन डिग्निटी की बात करते हैं कि हम अपने सम्मान के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही को प्रोसीड नहीं करेंगे। दोस्तों पनिशमेंट को समझने से पहले हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के कुछ और सेक्शंस को देख लेना चाहिए, जैसे सेक्शन 3, 4, 5, 6, सेक्शन 20। सेक्शन 3 कहता है इनोसेंट पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंटेम्प्ट नहीं होगा। सेक्शन 4 कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की फेयर और एक्यूरेट रिपोर्ट कंटेम्प्ट नहीं होगी। सेक्शन 5 कहता है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट कंटेम्प्ट नहीं होगा। बोनाफाइड स्टेटमेंट को एज अ बचाव कंसीडर किया जाएगा। और सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग लिमिटेशन पीरियड, कंटेम्प्ट का लिमिटेशन पीरियड 1 साल होगा।
दोस्तों इसके साथ कंटेम्प्ट एक्ट की सेक्शन 13 को भी जान लेना चाहिए। सेक्शन 13 कहता है कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वह सब्सटेंशनली न्याय और जस्टिस की सम्यक प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करता हो। तर्क की नेक नियति और जनहित की आवश्यकता के अकॉर्डिंग सच को उचित बचाव मान लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी को गिल्टी करार दिया है और उनको एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट में 6 माह की सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 2,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों कुछ दिनों पहले जस्टिस टंडन का मामला आपने देखा होगा, वो 6 महीने की जेल काट कर बाहर आए हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट को पनिशमेंट के मामले में एक अभूतपूर्व विशेषाधिकार है, वो इसके अलावा भी कुछ और भी पनिशमेंट साथ में इम्पोज कर सकता है। एक्ट का सेक्शन 12 पनिशमेंट के साथ साथ माफ़ी मांगने को भी बढ़ावा देता है। कंटेम्प्ट के लिए यदि अपॉलॉजी कर ली जाती है तो उसे या तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या उसकी पनिशमेंट को रिमिट कर दिया जाएगा। लॉयर प्रशांत भूषण ने अपॉलॉजी करने से इनकार कर दिया है, तो अब उनको पनिशमेंट कुछ ना कुछ मिलना लगभग तय है। दोस्तों अगर 20 अगस्त को उनको पनिशमेंट मिलती है तो उनके पास 2 विकल्प होंगे, या तो वो रिव्यू पिटीशन कर सकते हैं जिसमें उनका मामला उसी बेंच में जाएगा और जिसमें कुछ ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है, या तो वो क्यूरेटिव पिटीशन की तरफ जा सकते हैं जहाँ उनका मामला 3 जजों की बेंच से उठकर 5 जजों की बेंच पर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया इसके पहले काफ़ी उदारवादी था, वो भी काफ़ी लिबरल थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामलों को इतनी आसानी से प्रोसीड नहीं किया करते थे जितनी आसानी से, जितने स्ट्रिक्ट तरीके से इस समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी जाती हैं। हमारे कुछ मूलभूत अधिकार हैं, हमें आलोचना का अधिकार है, डिसेंट राइट है, हमें ये सब अधिकार मिलने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हम कुछ बोल सकते हैं, हमें कुछ अधिकार हैं। दोस्तों आपने पूरे मामले को देखा, लॉ को भी देखा। ट्विटर पर किया गया ट्वीट और फेसबुक पर भी आप तमाम सारी पोस्ट करते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाए। आप संभल कर रहें, संभल कर पोस्ट करें और अपनी चीज़ों को देखते रहें, लेकिन आप ये भी समझते रहें साथ में कि आपको अपने डेमोक्रेटिक राइट, लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में भी बातें करनी है। आपके अपने खिलाफ स्टेट की तरफ से हो रहे अत्याचार के बारे में भी बोलना है और आपको बोलना ही है। आप नहीं बोलेंगे सिस्टम आपको दबाएगा और आपको सिस्टम से लड़ना है, आपको सिस्टम से जूझना है और आपको उसके बीच में अपनी आवाज़ बना के रखनी है, यानी कि आपको अपने अधिकारों को जिंदा रखने के लिए आपको बोलना है। दोस्तों मेरा मानना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, जहां पे अगर हम दोनों को तोलेंगे तो हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच के नीचे ही मिलना चाहिए, यानी कि फ्रीडम स्पीच हमारी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके नीचे आता है। हमें झूठ और सच को दोनों को फ्लोर में आने देना चाहिए। वो झूठा है तो झूठा साबित हो जाएगा और सच है तो सिस्टम को सुधारने का मौका मिलेगा। सिस्टम की ग्रोथ होगी, अपनी ग्रोथ होगी और देश की ग्रोथ होगी और देश की ग्रोथ हमारे लिए सर्वोपरि। दोस्तों अपने अधिकारों के बारे में जानते रहिए, अपने अधिकारों के बारे में बोलते रहिए, लॉ को भी जानते रहिए, लॉ को समझते रहिए और मेरे वीडियो में जो भी कमियां हो उसके बारे में भी आप खुलकर कमेंट करिए। आपका स्वागत है, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार।